जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में जिन परीक्षार्थियों का पेपर 30 और 31 अगस्त को है यूपी पुलिस का, उन परीक्षार्थियों के लिए ये क्लास देखना अति महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इसमें जो 23, 24, 25 तारीख को पेपर हुए थे, उन्हीं के एनालिसिस करने के पश्चात ही जो प्रश्न अच्छे लगे, जो परीक्षा में आने आ सकते हैं, और डायरेक्ट प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेंगे बहुत सारे। इसलिए पेपर को पूरा देखें, अंत तक बने रहें। और साथियों, आपने यदि 70 में से 65 प्रश्नों का जवाब दे दिया, समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों, पहला जो अपने प्रश्न शुरू हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं, वो जी के जीएस की श्रृंखला है। इसके बाद में हिंदी के प्रश्न आएंगे, उन्हें भी आपको लगाना है। उसके उपरांत आपको अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर क्या रहा। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि एक कानून जो कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण को कानून के आवेदन के मामले में एक अनियंत्रित विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, भारत के संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद का उल्लंघन करता है। तब इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं इसका सही जवाब क्या होगा सभी लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 14। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, आप विश्वास कीजिए, काफ़ी एनालिसिस पर 24, 23, 24, 25 का करने के उपरांत ही इन प्रश्नों को बनाया गया है। आपको इसी क्लास से डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए पेपर में अंत तक बने रहें, क्लास को कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए कब मनाया जाता है, कमेंट में आंसर इसका कमेंट करें। ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, द्रव जिस ताप पर उबलता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्वथनांक। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर, क्या चीज़, हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? तब इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जे के रोलिंग। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। ज़्यादातर साथी लोग इसका सही जवाब बता रहे हैं, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तब ये किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? पर्यटन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय? ये जो लॉन्च किया गया है, जब पासपोर्ट का संबंध किससे हो सकता है, आप एक गैसेस कीजिए। तब इसका संबंध हो सकता है विदेश मंत्रालय से, क्योंकि पासपोर्ट ज़्यादातर तभी तो बनवाते हैं जब विदेश जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम बैठक किस शहर में आयोजित की गई थी? तब ये कौन सा प्रथम शहर था, आपको बताना है। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका क्या जवाब सही होगा। इसका सही जवाब होगा सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, साथियों आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? तब ये कौन से हैं सर्वोच्च रैंक वाले? ये होते हैं डीजीपी। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, थाई पूसम एक धार्मिक त्यौहार है, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तब ये किस राज्य में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, नियोजन के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी किसके द्वारा साझा की जाती है? तब ये किसके द्वारा साझा की जाती है? ये साझा की जाती है मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्ण है? तब ये किस में? ये प्रश्न साथियों इसलिए लिया गया है, इससे पहले फिर पूछा गया था 24 तारीख की शिफ्ट में यूपी पुलिस की कि कि कुल महाजनपद कितने थे, ये पूछा गया था। लेकिन हो सकता है ये वाला आपसे पूछ ले
कि इसका उल्लेख किसमें मिलता है, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर लिया गया। इसका जो 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है, ये मिलता है अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन ए वाला इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सघन कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी विशेषता है, बताएं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में। ये जो विशेषता होती है हाई यील्ड रेट अर्थात उच्च उपज दर। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो जिन साथियों ने या बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया हो, वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तब ये किस मॉडल पर आधारित थी? क्या ये हैरोड मॉडल पर थी, महा महानलोबिस मॉडल पर थी, या शॉर्गिल मॉडल, या इनमें से कोई नहीं? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं महानलोबिस मॉडल, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। और जो हैरोड डोमर मॉडल था, इस पर कौन सी योजना थी? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में फेसबुक के शिकायत अधिकारी कौन है? तब ये कौन है? ये है स्फूर्ति प्रिया। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों, एक फेसबुक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था यूपी पुलिस की फर्स्ट शिफ्ट में। ये पूछा गया था कि जो फेसबुक है उसका जो मेटा वर्जन है वो क्या है, उसके बारे में कुछ पूछा गया था, इसलिए इस प्रश्न को लिया गया है। हो सकता है ये प्रश्न पूछा जा सके। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स में कितने नए देशों को शामिल किया गया है? तब इसमें कितने नए देशों को शामिल किया गया है? इसमें शामिल किया गया है संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के लिए, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आईटी अधिनियम की कौन सी धारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कानूनी मान्यता से संबंधित है? तो अब ये कौन सी धारा है आपको बताना है। ये कौन सी धारा होगी? ये धारा होगी सेक्शन 4 अर्थात धारा 4। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है और इससे पहले क्लास में ये प्रश्न पढ़ाया था, वही प्रश्न उठा के पुनः पूछ लिया गया था, लेकिन यहाँ पर 5 ना हो करके यहाँ पर आप 7 मान सकते हैं, क्योंकि ये 5 इसमें गलत टाइपिंग हो गया है। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा कि भारत में माल एवं सेवा कर जीएसटी को कितने प्रकार में बांटा गया है? तो कितने प्रकार में बांटा गया है, ये जो बांटा गया है, इसके कुल जो स्लैब है वो 4 स्लैब है अर्थात 4 टाइप हैं इसके। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थांग ता एक मार्शल आर्ट के रूप में भारत के किस राज्य से जुड़ा है? तब ये किस राज्य से जुड़ा है? ये जुड़ा है, ऑप्शन सी वाला आपका ठीक हो जाएगा, मणिपुर से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा यूरोपीय संघ की सामान्य मुद्रा है? क्योंकि मुद्रा से संबंधित एक प्रश्न अवश्य पूछा जा रहा है। एक पूछी गई थी कि आपकी क्या बोलते हैं बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, और और भी इसी तरह से आपके एक प्रश्न मुद्रा से संबंधित अवश्य था। तब इसका सही जवाब क्या होगा? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं यूरो, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तब इसकी मुद्रा क्या होगी? इसकी मुद्रा होगी स्विस फ्रैंक। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? और इसे क्या कहते हैं? जो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेड क्लिफ। अब इसमें पूछा गया है उस रेड क्लिफ की लंबाई कितनी है? तो लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर की। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अगर आपको क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21 है, जो जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? तब ये किस देश में पाई जाती है? ये पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। जो जुलू
जनजाति है, ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 22 है कि भारत में सोशल मीडिया की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तब ये किस वर्ष किया गया था आपको बताना है। 1995 में, 1994 में, 2004 में या 2000 में। ये जो इसकी शुरुआत हुई थी 2004 में हुई थी। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 20 रुपए के नोट के पीछे किस स्मारक का चित्र है? तब ये किसका चित्र बना हुआ है 20 रुपए के नोट पर? यह बना हुआ है लाल किला। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। और लाल किला का निर्माण किसने कराया था? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। तब ये प्रथम व्यक्ति कौन है? ये प्रथम व्यक्ति हैं सुशील कुमार। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ज़्यादातर साथी लोग इसका सही जवाब बता रहे हैं, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय नदी कौन सी है? तब सबसे ऊंची नदी कौन सी होगी? ये नदी है हुगली नदी। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वर्ष 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? ये किसने प्रारंभ किया था? ये प्रारंभ किया था एनी बेसेंट ने। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब होगा। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पूरे पेपर को लगाइए, कहीं से भी स्किप नहीं कीजिए। आपको इसी पेपर से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आपके यूपी पुलिस के क्वेश्चन पेपर में 30-31 की शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। इसलिए क्लास को स्किप ना करें, क्लास को पूरा देखें और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो अब ये कौन सा राज्य था? ये राज्य था नई दिल्ली। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई? साथियों ये प्रश्न यूपी पुलिस के पेपर में सेकेंड शिफ्ट में 24 तारीख को ये पूछा गया था सेम टू सेम। और यही प्रश्न इससे पहले हम करा चुके थे। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं क्लास को पूरा देखें, पूरा पेपर लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। आपको बहुत सारे प्रश्न उन्हीं उन्हीं क्लासों से आपको मिले थे देखने के लिए। अगर आपने वो प्ले लिस्ट ना देखी हो तो प्ले लिस्ट देख ले जा करके। आपको उन प्ले लिस्टों से बहुत लाभ मिलेगा आपके यूपी पुलिस के पेपर में। तब इसका सही जवाब क्या होगा? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं मेरठ, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दे रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश की गुलाबी ई रिक्शा चालक आरती ने कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? तब ये कौन सा पुरस्कार इन्होंने जीता है ये पूछा गया। ये पुरस्कार जीता है अमल किलोनी महिला सशक्तिकरण का। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक अधिक है? साथियों ये भी प्रश्न कराया था और ये प्रश्न पूछ लिया गया, लेकिन ये रिलेट करके दूसरे प्रश्न बनाया गया है। हो सकता है इस टाइप का प्रश्न आप पूछा जा सके। तब इसका सही जवाब क्या होगा? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन डी बता रहे हैं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। क्या होगा? जौनपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना 2007 के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों को काम करने से रोका जाता है? बताएं इसका जवाब कमेंट बॉक्स में। इसका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 9 से 14 वर्ष के बच्चे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है? तो वह कौन सा जिला है? वह जिला है जैसलमेर। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए ये रिलेट प्रश्न लिया गया है। हो सकता है ये प्रश्न पूछा जा सके। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा विमोद चंद्र बनर्जी। इससे पहले एक प्रश्न और भी पूछा गया था 25 तारीख को कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे?
ये प्रश्न पूछा गया था। और एक पूछा गया था कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न पूछा गया था 23 तारीख की शिफ्ट में। फर्स्ट वाली शिफ्ट में पूछा गया तब कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये स्थापना हुई थी 1885 में। अगला प्रश्न है, पैसेक्स सैन्य अभ्यास 2024 भारत और किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया जाता है। तब ये दो देश कौन से हैं, ये दो देश हैं रूस, भारत और रूस के बीच में किया जाता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 24-25 में वंदे भारत मानकों को पूरा करने के लिए कितने रेलवे बोगियों को परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। तब ये कितना लक्ष्य रखा गया है आपको बताना। ये लक्ष्य रखा गया 40,000 बोगी। साथियों, इससे संबंधित भी एक प्रश्न पूछ लिया गया है यूपी पुलिस के पेपर में, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पर लिया गया। उसमें पूछा गया था कि जो वंदे भारत ट्रेन है जो हाल ही में उसका उद्घाटन किया गया था वो कहाँ से किया गया था। उसका उद्घाटन किया गया था अयोध्या स्टेशन से, उत्तर प्रदेश से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महतारी वंदना वंदन योजना किस राज्य की योजना है। तब ये किस राज्य की योजना है, ये योजना है छत्तीसगढ़ राज्य की। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तब ये कौन सी तारीख है आपको बताना है, कौन सा महीना है। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं 25 मई, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के कार्यकारी बोर्ड ने किस भारतीय खिलाड़ी को ओलंपिक आउटडोर पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। तब वह कौन व्यक्ति है आपको बताना है। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन डी दे रहे हैं अभिनव बिंद्रा, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, अब अपने हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला आ चुकी है, इसमें भी रिलेट करके जो पेपर आपके 23, 24, 25 को हुए थे उन्हीं से रिलेट करके ये प्रश्नों को यहाँ पर बनाया गया है। इसलिए क्लास को पूरा देखें, हिंदी के सेक्शन को आप स्किप ना करें। आपको इससे हिंदी से भी 37 प्रश्न आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं यूपी पुलिस में, इसलिए हिंदी का भी बहुत बड़ा महत्व बन जाता है। इसलिए क्लास को स्किप ना करें, पूरा पेपर लगाएं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रश्न है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। तब इसमें दिगंबर का संधि विच्छेद पूछा गया है। तब इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, ये होगा दिग प्लस अंबर। ऑप्शन डी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द पहचानना कि कौन सा तत्सम है, ये है महापात्र। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, इसमें पूछा गया कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है। तो कौन सा है समूह नहीं है पर्यायवाची का आपको बताना है। जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन ए बता रहे हैं तृप्तगा सूर्यजा, ऑप्शन ए वाला, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। किसका करना है, ईश और ईश का। तब इसका सही जवाब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। जो साथी लोग इसका जवाब शिव का एक अनुचर बलशाली व्यक्ति बता रहे हैं, ऑप्शन सी वाला, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। किसके लिए बताना है, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहेंगे। एक तो होती जंगल में लगने वाली आग, तब उसे क्या कहते हैं। पहले तो आप ये बताएं कि जो समुद्र में आग लगती है उसे क्या कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बड़वागिन। उसे कहेंगे बड़वागिन। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। लेकिन जब जंगल में आग लगती है तब उसे किस नाम से जाना जाता है, तब उसे जाना जाता है दावागिन के नाम से। ऑप्शन बी, तो अब उसे किस नाम से जानेंगे, दावागिन के नाम से। लेकिन जब समुद्र में आग लगे तब उसे क्या कहेंगे, बड़वागिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है। क्या चीज़, पशु की संज्ञा पूछी गई, कौन सी संज्ञा है। तब इसमें कौन सी संज्ञा होगी, इसमें होगी जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पशु मनुष्य इनमें क्या होगी,
इनमें होती है जातिवाचक संज्ञा। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला। अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? तब कौन सा विलोम योग है जो सही नहीं है? वह नहीं है आपका आहार और विहार। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम होगा? तब इसमें सर्वनाम पूछा गया कि कौन सा सर्वनाम होगा। इसमें होगा अनिश्चयवाचक, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। ऑप्शन बी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना कि मिश्र वाक्य कौन सा है। तब इसमें मिश्र वाक्य कौन सा होगा? जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वह अवश्य सफल होंगे। यह बात वास्तविक ठीक है। जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं उन्हें अवश्य सफलता मिलती है। इसलिए ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथियों, जिन साथियों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो साथी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक नहीं किया हो वीडियो को लाइक कर दें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न है, लब कुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक पूछा गया है। इसमें कारक होगा संबंध कारक कारक क्योंकि वह कह रहा है लब कुश का भाई है, क्योंकि इसमें संबंध दिख रहा है तो कौन सा हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आ उपसर्ग से बना शब्द है, तब कौन सा होगा? ये होगा आपका अथा। क्या चीज़? अथा। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समझ बूझ कर काम करना चाहिए, विकल्पों में से चुनकर बताइए कि उक्त वाक्य में रेखांकित पद किस प्रकार की क्रिया है। इसमें क्रिया पूछी गई, कौन सी क्रिया होगी? इसमें जो क्रिया होगी वह क्रिया होगी पुनरुक्त क्रिया। ऑप्शन बी वाला इसलिए इसका सही जवाब बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से किस शब्द में आहट प्रत्यय लगाकर नवीन शब्द बनेगा? तब ये कौन सा होगा? ये होगा कड़वाहट। कड़वा। अब इसमें ये जोड़ देंगे तब क्या होगा? कड़वाहट। तो इसलिए कौन सा ठीक हो जाएगा? ए वाला। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, उन्होंने तोला भर सोना खरीदा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण बताइए। तब इसमें विशेषण क्या होगा? इसमें विशेषण होगा परिमाण वाचक विशेषण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया। क्या होता है कान का कच्चा होना? बिना सोचे विचारे दूसरों की बातों पर विश्वास करना। साथियों, बिना सोचे विचारे हमें दूसरों की बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, ये रियलिटी है। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाची का प्रयोग हुआ है? तब किसमें भाववाची का प्रयोग हुआ है? करण पतंग उड़ा रहा है। दूसरा है, माता जी कहानी सुनाती हैं, बच्चों से शांत नहीं रहा जाता है, पक्षी रात में सोते हैं। तब इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों से शांत नहीं रहा जाता है। आपने देखा होगा कि बच्चे कितनी किलकारी लगाते हैं और कितना शोर करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई में समास पूछा गया है, कौन सा समास होगा साथियों? आपको इसका समास पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका समास होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? आपको बताना कि सही वर्तनी अर्थात सही तरह से कौन सा शब्द लिखा हुआ है, ये पूछा गया है। तो कौन सा सही तरह से लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अनुदित। कौन सा? अनुदित। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रत्युक्त शब्द है, प्रत्युक्त शब्द है, इसमें बताना है कि इसमें प्रमाणवाचक क्रिया विशेषण है या कालवाचक क्रिया विशेषण है या रीतिवाचक क्रिया विशेषण है या स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जो साथी लोग इसका जवाब रीतिवाचक क्रिया विशेषण बता रहे हैं, ऑप्शन सी वाला, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अब इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में बताएं इसका शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। अपनी अपनी पुस्तक लाओ, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर
पुस्तक होता। अपनी अपनी पुस्तक लाओ। मेरा यही कहना था कि तुम मेरे घर में रहो। ऑप्शन बी वाला ये ठीक हो जाएगा, बी वाला ठीक हो जाए। संदूक में कौन कौन वस्तु हैं, ये गलत है। मेरे घर के पास एक सब्जी की दुकान, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन बी वाला सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषय विभाग सूचक अंकों अथवा अक्षरों को प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तब कौन सा होता है? क्या ये निर्देशक चिन्ह होता है, या कोष्टक होता है, या विस्मयादि बोधक होता है, या योजक चिन्ह होता है? जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन जो साथी लोग इसका जवाब ऑप्शन बी वाला बता रहे हैं, कोष्टक, वो बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पुल्लिंग है? क्या पूर्ति पुल्लिंग है, या अभिव्यक्ति पुल्लिंग है, या विभा पुल्लिंग है, या छवि पुल्लिंग है? तब इसका सही जवाब हो जाएगा विभा, जो है वह पुल्लिंग है। आपका पूर्ति है, ये भी स्त्रीलिंग है। अभिव्यक्ति ये भी आपका स्त्रीलिंग है। ये छवि है, ये भी आपका स्त्रीलिंग है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, तेग बहादुर तेग बहादुर हाँ वही थे, गुरु पदवी के पात्र समर्थ। तेग बहादुर हाँ वही थे, गुरु पदवी थी जिनके अर्थ। इसमें अलंकार पूछा गया कि इसमें इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा, कमेंट बॉक्स में बताएं इनमें कौन सा अलंकार हो सकता है। इनमें जो अलंकार होगा वह होगा लाटानुप्रास अलंकार। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भूमि का जल प्रतिदिन घटता है, दिए गए वाक्य का काल निर्धारण कीजिए। अर्थात आपको काल बताना है कि इसमें कौन सा काल हो सकता है। इसमें काल कौन सा हो सकता है? इसमें काल होगा सामान्य वर्तमान काल। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। ज़्यादातर साथियों ने इसका सही जवाब दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द काल का अर्थ नहीं है? तब ये कौन सा हो जाएगा? ये होगा आने वाला कल। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धोखा ना दो भैया मुझे, इस भांति आकर के यहाँ, मझधार में मुझको बहा कर तात जाते हो कहाँ? इस पंक्ति में रस पूछा गया कि कौन सा रस होगा, बताएं इसका में कौन सा रस होगा। इसमें होगा करुण रस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह है, तब कौन सा समूह होगा? ये समूह होगा आपका खा छा ठा। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली आकर बहुला है? तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा कौरवी। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या होगा? जो कि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है कि टिड्डी का बहुवचन क्या होता है। तो इसका बहुवचन क्या होगा? इसका बहुवचन होगा टिड्डी दल। ऑप्शन सी वाला इसका सही जवाब होगा। बसंत तिलका का दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम क्या होगा? इसका दूसरा नाम होगा सिन्नहोता। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उसने कहा था किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तब ये किसकी कहानी है? ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। ऑप्शन ए वाला इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जयद्रथ वध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जिन साथियों ने या बहनों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप तैयारी में लगे रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और अब कुछ नया पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो आपने पढ़ रखा है उसी का रिवीजन कीजिए बार बार। और जो प्रैक्टिस सेट आपको 2-1 मिल जाएँ, 4 जो जो भी हैं आपको उन्हें लगाते रहिए। लेकिन आपको कुछ नया नहीं देखना है। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक।